आइए सुनते हैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा की आवाज़ में वास्तविक घटना पर आधारित कहानी प्रभात खबर। स्वयं पर एक आरोप लगा रहा हूँ कि साहित्यिक विचार रखने के बावजूद भी इन दिनों मैं एक लापरवाह लेखक हूँ। लापरवाह इस मामले में हूँ कि अत्यंत चिंतनशील होने के बावजूद भी मेरा लेखन कार्य ठप पड़ा हुआ है। वैसे अब तक मैं लगभग 50 कविताएं और 300-400 शेरो शायरी लिख चुका हूँ। कई अन्य रचनाएं भी मेरी होंगी। फिलहाल समय का अभाव, आलस्य या यूँ कह लीजिए कि जिंदगी के अगड़म बगड़म 22-72 में उलझ चुका हूँ और इस उलझन के कारण ही शायद बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। खैर, आप सब पाठक मेरे बारे में जो कुछ भी सोचे, आपको पूरी आज़ादी है। वैसे भी आप लोगों की सोच पर मेरा क्या अख्तियार है। जीवन का सफ़र अंतिम सांस तक अनवरत चलता रहता है और इंसान इस जीवन के सफ़र में भी अनेकों सफ़र करते रहता है। इसी तरह एक दिन किसी परीक्षा हेतु मैं भी घर से निकला। यह मेरे लिए सफ़र का एक अच्छा अवसर था। परीक्षा पटना में होनी थी। पास ही एनटीपीसी से मैंने बस पकड़ा और सफ़र के लिए रवाना हो गए। सुबह के 5-6 बज रहे थे। गर्मी का मौसम था। एयर कंडीशनर बस में बैठते ही मैं गर्मी के मौसम से बेखबर हो गया और खिड़कियों से चलचित्र की भांति बदलते हुए दृश्यों को निहारते हुए एक अलौकिक सुख की अनुभूति करने लगा। लगातार 2-3 महीने गर्मी के मौसम को झेलने के बाद एसी बस में बैठने पर मैंने एक लंबी राहत की सांस ली। बस अपने रफ्तार में थी और मैं विचारों के मंथन में। यहाँ एक बात बताते चलूँ कि ख़ास तौर से मेरे लिए आत्मचिंतन का सबसे बढ़िया जगह है नाई की दुकान पर हजामत बनवाने के लिए इंतज़ार करना या ट्रेन बस से कोई यात्रा करना। खिड़की के पास बैठे मैं चिंतनशील होता चला जा रहा था। जिस परीक्षा में शामिल होने मैं पटना जा रहा था, उसके लिए हमारे दिमाग में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं था। अब इतना तनाव लेकर आदमी चले तो सफ़र का आनंद ही क्या रह जाएगा। मैं वर्तमान जीवन के सांसारिक बोझ को दिमाग से उतार चुका था। मैं तो अब उस इत्तेफाक को तलाशने लगा जिस पर कुछ लिखा जाए। खैर, गाड़ी चलती ठहरती अपने सवारियों को लेते हुए आगे बढ़ रही थी। जब गाड़ी औरंगाबाद रमेश चौक पहुंची तो काफ़ी देर रुकी। कंडक्टर से पता किया तो गाड़ी खुलने में देर थी। सोचा बस से नीचे उतरकर थोड़ा हाथ पांव सीधे कर लिए जाएं। जैसे ही बस से उतरकर एक तरफ खड़ा हुआ, एक दुबले पतले और छोटे कद का लगभग 10-12 साल का लड़का सर पर अखबार का एक बंडल लिए अपने कदमों को नापते हुए एक हाथ अपने कमर पर रखे हुए कुछ व्यथित मन से मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अजीब बात है, उधर कुछ ही देर पहले जिस इत्तेफाक के तलाश में था, शायद अब वह मेरे सामने था। मैं सोचने लगा कि क्या यही लड़का है जिस पर मेरी कलम चलेगी। देखना यह था कि यह वास्तविक घटना किस तरह आगे बढ़ती है। वास्तविक घटना को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें आपको बताता चलूं तो ठीक ही होगा। उस लड़के का हुलिया कुछ इस प्रकार था। उस लड़के ने अपने साइज से कुछ बड़ा ही कमीज पहन रखा था। मैला कुचैला एक फुल पैंट और पैर में टूटी हुई चप्पल। किसी शारीरिक पीड़ा से बार बार उसके चेहरे पर तिलमिलाती असह्य कष्ट की रेखा उभर जा रही थी। उसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वह एक विवश, लाचार और मजबूर लड़का है। लेकिन शहर में उसके चेहरे की विवशता की भाषा कौन पढ़ सकता था। भावों एवं संवेदनाओं की गहरी खाई में गोता लगाने के लिए तो एक लेखक या कवि का ही हृदय ही चाहिए, जो सब किसी के पास नहीं होता। लेकिन मैं यह सब महसूस कर सकता हूँ और करने लायक हो चुका हूँ। आमतौर पर आपने देखा होगा कि शहरों, बाज़ारों या अन्य किसी जगह पर फेरी वाले और रेहड़ी वाले एक विशेष प्रकार की आवाज़ों के साथ सामान बेचा करते हैं। उनकी आवाज़ों में एक तरह की सम्मोहन शक्ति, ऊर्जा और ताजगी होती है। बड़े ही जोश और मनोरंजक तरीके से वह अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन मेरे सामने जो लड़का अखबार लिए खड़ा था,
उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर, यह वास्तविक घटना आगे बढ़ी। वह ज्यों ही मेरे पास आकर खड़ा होता है, उसका पहला लफ्ज था, एक पेपर खरीद लीजिए ना भैया। उस लड़के के इस एक ही लफ्ज ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं पेपर पढ़ने का न तो शौकीन हूँ और न ही समाचार पत्र मेरे दैनिक जीवन का अंग ही है। मैंने झट से खुश्क रूखा जवाब दिया, क्यों खरीद लूँ? अब दो अनजान लोगों के बीच में बातचीत का सिलसिला जारी हो चुका था। अब औरंगाबाद शहर में हमारे और उस लड़के के सिवा शायद कोई न था। मैंने यह सिलसिला आगे बढ़ाते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनीष। मैंने फिर पूछा, कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेते? जवाब देते हुए व्यथित मन से उसने कहा, नहीं भैया, मैं कोई काम नहीं कर सकता, केवल चल सकता हूँ, वह भी बड़ी मुश्किल से रुक रुक कर। उसने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि उसके बचने की कोई आशा नहीं है। दवाइयाँ न मिलेंगी तो वह कुछ ही दिनों में मर जाएगा। उसके चेहरे पर मर जाने का डर साफ साफ झलक रहा था। उस लड़के ने बताया कि किसी सड़क दुर्घटना में एक लोहे की छड़ उसकी पेट में जा घुसी थी। फिलहाल ही उसका ऑपरेशन किया गया है। पाइप की नाली के सहारे कुछ दवाइयाँ उसके पेट में जा रही हैं। वह अपनी कमीज ऊपर उठाकर अपने जख्मों को दिखाने लगा। मैं अपने शुभ रंगीन और सुखमय यात्रा के मानसिक पटल को धूमिल और गंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी जख्मों पर अपनी दृष्टि नहीं डाली और सिर नीचा किए हुए उससे बातें करते हुए कहा, अच्छा चलो चलो, ठीक है, बताओ कहाँ रहते हो? जवाब देने से पहले एक बार फिर उसने अपने लफ्ज को दोहराया, एक पेपर खरीद लीजिए ना भैया, कुछ हेल्प कर दीजिए ना भैया। यह उसकी अलग भावना की ओर संकेत करते हुए दूसरी लाइन थी। मैंने फिर पूछा, बताओ कहाँ रहते हो? उसने कहा कि महाराणा प्रताप चौक के पास के एक गांव में रहता हूँ। मैंने एक और सवाल किया, तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? एक पीड़ा बर्दाश्त करते हुए मुंह जहर करके उसने कहा, मेरा कोई नहीं है भैया। खपरेल का एक गिरता हुआ मकान और बस एक मेरी बूढ़ी दादी है। एक बार फिर उसने आग्रह करते हुए कहा, एक पेपर खरीद लीजिए ना भैया, कुछ हेल्प कर दीजिए ना भैया। मुझसे बातचीत के दौरान इन लाइनों को बार बार दोहरा रहा था वह। औरंगाबाद शहर के कोलाहल के बीचों बीच इत्तेफाक से एक घटना घट रही थी, जिसका पात्र एक मैं और एक वह लड़का था। सारा शहर सुबह की मस्ती में था और हम दोनों अपने इत्तेफाक को लंबा करने में। लड़का अपनी आप बीती सुना चुका था और मैं ध्यानपूर्वक सुन चुका था। उधर बस खड़ी सीटी बजा रही थी। खुलने में मात्र 5 मिनट का समय शेष था, लेकिन मेरी बातचीत उससे जारी थी। मैंने पूछा, कितने का है एक अखबार? उसने जवाब दिया, 5 रुपए का एक। मैंने फिर एक सवाल किया, क्या तुम्हारे पास खुले हैं? उसने अपनी जेब टटोली और पूरी हथेली जेब में डालकर रेचकियाँ निकाली। 10 के 2 सिक्के, 2 के 5 सिक्के और 5 के 3 सिक्के गिनकर कुल 45 रुपये मेरी हथेली पर झन से रख दिया। उसके गंदे हाथों से रेचकियों को लेने में मैं संकोच कर रहा था, लेकिन उसकी व्यवस्था को मैंने अपनी हथेली पर थाम लिया और आखिरकार कोई आवश्यकता न होते हुए भी मैंने अपने बटुए से 50 का नोट निकालकर उसे दिया और एक अखबार ले लिया। बस पर चढ़ने ही वाला था कि वह फिर मेरे आगे आकर खड़ा हो गया और वही बात दोहराई, एक पेपर खरीद लीजिए ना भैया, कुछ हेल्प कर दीजिए ना भैया। बस खुलने वाली थी। बस ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था। मैंने कुछ झुंझलाते हुए कहा, अब क्या है बाबू? उसने फिर वही दूसरी लाइन दोहराई, कुछ हेल्प कर दीजिए ना भैया। बस कुछ सवारी के इंतज़ार में अब तक खड़ी थी, तो मैं भी थोड़ा ठहर कर सोचने लगा कि आखिर यह लड़का किस तरह की मदद की बात
कर रहा है। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह दीनहीन लड़का मुझसे 100, 200, 500, 1000 रुपये के मदद के लिए बार बार आग्रह कर रहा है, जो कि मैं उस क्षण कर नहीं सकता था। उस लड़के ने जो खुल्ले हमें दिए थे उनको अब तक मैंने जेब में नहीं रखा था, क्योंकि बस खुलने वाली थी और हम जल्दी में थे, इसलिए खुले में अपनी मुट्ठी में ही बंद किए हुए था। आखिरी बार उसने फिर दोहराया, कुछ हेल्प कर दीजिए न भैया। मैं स्तब्ध एक क्षण खड़ा रहा और झट से 10 का एक सिक्का अपनी मुट्ठी से निकालकर उसकी हथेली पर रखा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मैं उस लड़के को 10 रुपये देकर खुद पर गर्व कर रहा था, और क्यों नहीं करता। इतने बड़े शहर में कौन है जो फिजूल में किसी को कहीं का पता भी बता दे। 1 पैसा देना तो दूर की बात है, जबकि मैं तो 10 रुपये उस लड़के को दे चुका था। बस ने एक बार फिर से सीटी बजाई और धीरे धीरे सफ़र के लिए रवाना हो गई। जैसे जैसे गाड़ी औरंगाबाद शहर से बाहर निकल रही थी, वैसे वैसे मेरे मन में कई प्रश्न भी अंकित होते चले गए। जो लड़का मुझे मिला वह कोई नया चरित्र, नया विषय, नई बात न थी। शहर में न जाने ऐसे कितने लाचार, विवश और बेसहारा लोग हाशिए पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सीट पर बैठे बैठे मैं इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगा। आखिर ऐसे लोगों के बदतर जिंदगी के लिए जिम्मेवार कौन हो सकता है? उनका परिवार, आज का समाज, वह व्यक्ति स्वयं, आज के मनुष्यों का एकाकी जीवन, या उसका दुर्भाग्य या प्रारब्ध? और भी कई प्रश्न मुझे घेरने लगे थे। उधेड़ बुन में लगे मेरे मन में उस लाचार लड़के का मुखमंडल बार बार उभर कर सामने आ रहा था। जरा सोचिए, न जाने कितने ही रईस लोग होंगे शहर में, लेकिन व्यथित, विवश और लाचार इन लोगों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। हाँ, मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी उनके लिए लंगर चलवा देते हैं, कपड़े बंटवा देते हैं, शीतकाल में कंबल वितरण करवा देते हैं और कुछ आर्थिक मदद भी कर देते हैं, और स्वयं के लिए वाहवाही और तालियां बटोर लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ नेता प्रवृत्ति के लोग इन बेचारों पर अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने से नहीं कतराते। लेकिन इतना कर देने से ये लाचार लोग क्या हाशिए की ज़िंदगी से निकलकर मुख्य पृष्ठ पर आ पाते हैं? क्या ये बेचारे लोग जीवन के इस गहरी खाई से बाहर निकल पाते हैं? नहीं। ज़रूरत है ऐसे लोगों को आसपास पड़ोस के लोगों की सहानुभूति की, जिनके सहारे वे आम आदमी की तरह समाज की मुख्य धारा में बने रहें। यह वे लोग हैं जिनका जन्म तो परिवार और समाज में ही होता है, लेकिन किसी कारणवश समाज के मुख्य धारा से कटकर सड़क पर आ जाते हैं और फिर दया याचना के पात्र बनकर नर्क की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैंने अनुभव किया है कि तरक्की पाने वाले लोगों की तरफ सब अपनी नज़र उठाकर बड़े ही शौक से देखते हैं और उसको वाहवाही देते हैं, लेकिन ऐसे गिरते हुए लोगों की तरफ से सभी अपना मुंह मोड़ लेते हैं। ज़रूरत है ऐसे गिरते हुए लोगों को भरसक हो सके तो पूरी तरह गिर जाने से पहले उठने का प्रयास करें। खैर चलिए, लेखक को एक विषय चाहिए था, जो मिला, उसकी रचना भी पूरी हुई। साहित्य के माध्यम से जो संदेश समाज को देना था वह भी दिया। अब पूरी दुनिया को ठीक करने और सहेजने की क्षमता तो मुझ में नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पहल तो कर ही सकते हैं ना। मैं सीट पर जाकर बैठ गया। गाड़ी दौड़ रही थी। धीरे धीरे उस लड़के का चेहरा जीवन के कोलाहल में विलुप्त हो गया। सुबह सुबह इस खबर से बेहतर मेरे लिए कोई खबर न थी। बस में केवल औपचारिक रूप से दिखावे के लिए मेरे हाथों में, मेरी आंखों के सामने अखबार का वह पहला पन्ना था जिस पर लिखा था प्रभात खबर। फिर मिलेंगे अपनी एक नई रचना के साथ। नमस्कार।